Is the screen visible to all of you? Yes, sir. All right. So this is our strategy session, okay? Regarding name reaction rearrangements, and after the completion of this one, I will start with polymers. ठीक है, पॉलीमर्स में भी मैं फ्रेमवर्क दूंगा और अल्टरनेट डेज पे जो है हम लोग जो हमारी मेन क्लास होगी ना, हम लोग उसको अल्टरनेट डेज पे करेंगे। और मैं ट्राई करूंगा कि नेम रिएक्शन रीअरेंजमेंट इसके बाद रीएजेंट, ये ऑलमोस्ट डेली कम से कम एक टॉपिक हो हमारा, और शाम को एक सुबह सुबह या दोपहर में ये हो जाएगा। ऑलराइट, सुबह या दोपहर में। और इसके बाद पॉलीमर्स हम लोग जो है इवनिंग में अल्टरनेट डेज पे, इसको डेली नहीं करेंगे, इसको अल्टरनेट जो मेन टॉपिक होगा वो हमारा अल्टरनेट डेज पे होगा। और इनकेस अगर मैराथन सेशन लेना होगा तो वो पहले से इंटीमेट कर दूंगा, तो उसके लिए हम गैप थोड़ा बढ़ा के उसको कंसोलिडेट करके मैं एक साथ कर दूंगा। ठीक है, तो दिस विल बी, अब जो क्लासेस होंगी थोड़ी स्पीड से होंगी, सो दैट हमारा कवरेज अच्छे से हो जाए, और जो टफ टॉपिक्स है उनको उनके लिए हमें ज्यादा टाइम और ज्यादा एनालिसिस का समय मिल जाए। तो नेम रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट्स और रीएजेंट्स, ये क्या है, थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं क्योंकि मल्टीपल टॉपिक्स हैं इसके अंदर। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है हमारा नेम रिएक्शंस रीअरेंजमेंट्स का यूपीएससी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है। तो इसमें अगर आप देख रहे होगे तो मैंने एक चीज और लिखी है, हिडन या इम्प्लिसिट सिलेबस। इसका मतलब क्या हुआ? हिडन या इम्प्लिसिट सिलेबस का सिंपल मतलब ये हुआ कि कुछ टॉपिक्स तो इसमें ऐसे हैं जो कि यूपीएससी ने इसमें नहीं दिया, जैसे कोप एलिमिनेशन हमने पढ़ा हुआ है ना, राइट? तो ये कहाँ पढ़ा था? ये हमने एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था, चुगेव एलिमिनेशन भी पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह अभी हम जब फोटो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे एक आएगा हॉफमैन फ्रीटेग रिएक्शन, हॉफमैन फ्रीटेग रिएक्शन। तो ये सारे जितने भी रीअरेंजमेंट्स हैं ये इम्प्लिसिट टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जब हम सोमलेट पढ़ेंगे, लाइक यहाँ पे स्टीवेंस है, तो इसी का एक कंपीटिंग रिएक्शन एग्जाम में पूछता है, सोमलेट हाउसर। तो ये सिलेबस में नहीं है बट हमको इसको कवर करना है। तो मैंने दोनों चीजें कवर करने की कोशिश की है कि जो पीवाईक्यूज में पूछे जा चुके हैं बट आउट ऑफ सिलेबस, बट आउट ऑफ सिलेबस उसको हमने हिडन सिलेबस का पार्ट बना दिया है। तो इसके तहत हम लोग इसको कवर करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है इसमें कुछ कुछ इम्प्लिसिट चीजें क्या है, जैसे पिनेकोल जब पढ़ना है तो हमको इसी के अंदर एक कंपीटिंग रिएक्शन है सेमी पिनेकोल, वो भी वहीं पे कवर करना है। लाइक फिर हाफमैन रीअरेंजमेंट हमको कवर करना है, तो फिर कन्वर्जन उससे कैसे ए से बी बनाएंगे, बी से सी बनाने में उसका क्या यूज है। फिर कन्वर्जन के अलावा इसको पॉलीमर केमिस्ट्री में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड कुछ कुछ चीजें हमें करनी होंगी। अब आते हैं नेम रिएक्शन में। ठीक है, तो नेम रिएक्शन में सबसे पहले हम डायमेंशन एनालिसिस करते हैं कि कोई भी नेम रिएक्शन या रीअरेंजमेंट, चाहे वो हिडन सिलेबस का पार्ट हो और इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सप्लिसिट सिलेबस, तो हमें ये डायमेंशन ध्यान रखना है। तो 5 टियर एनालिसिस हमें करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कोई भी नेम रिएक्शन मिले, सपोज करो हमारे पास एक एग्जांपल है अल्डोल रिएक्शन का। ठीक है, क्या है एक एग्जांपल अल्डोल रिएक्शन का। तो हमको इस अल्डोल रिएक्शन को कहाँ कहाँ पे एनालाइज करना है, तो अब देखो उसको एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले एनालिसिस हम सबस्ट्रेट के लेवल पे करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे रिएजेंट क्या है। सबस्ट्रेट और रिएजेंट को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट के अंदर दो चीजें, जहां पे अटैक हो रहा है रिएजेंट का उसको सबस्ट्रेट बोलेंगे, जो अटैक कर रहा है दैट विल बी टर्म्ड एज रिएजेंट। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ठीक है, जितने फिर उसके बाद एक इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट के बाद भी एक ट्रांजिशन स्टेट बन सकता है, क्योंकि अगर एक इंटरमीडिएट है तो दो ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे। ठीक है, इसके बाद एक फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर में क्या क्या देखना होता है, जब भी तुम एनालाइज करोगे या मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं इन पर्सपेक्टिव से ही पढ़ाऊंगा कि मेरा जो सबस्ट्रेट है जहां पे अटैक हो रहा है उसको, मान लो अल्डोल रिएक्शन अगर देना ही है, तो व्हाट आर द स्ट्रक्चरल प्रीरिक्विसाइट्स? कैन यू टेल मी द स्ट्रक्चरल प्रीरिक्विसाइट फॉर
अल्डोल कंडेंसेशन। सबस्ट्रेट में क्या स्ट्रक्चरल प्रीरिक्विसाइट होती है? एनीबॉडी? कोई बताएगा? अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो वो सबस्ट्रेट क्या होगा? इनएलिजिबल हो जाएगा फॉर अल्डोल रिएक्शन। तो समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि सबस्ट्रेट में सबसे पहले हमको स्ट्रक्चरल प्रीरिक्विसाइट चेक करनी है, चाहे अल्डोल हो। फिर कैनिजारो में क्या होता है? कैनिजारो में होता है एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या होता है? एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बेंजोइन में क्या होता है? बेंजोइन में भी केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं, यानी अल्फा हाइड्रोजन वहां भी नहीं होगा। तो कैनिजारो का जो हमारा स्ट्रक्चरल प्रीरिक्विसाइट है उसी तरह का सिमिलर बेंजोइन का भी है। बात समझ में आई? तो जब आप इस तरह से कंपेयर करोगे चीजों को, एक नेम रिएक्शन को दूसरे से, तो जब हम अलग अलग दिन पढ़ेंगे तो ये कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाएगा। हमारा माइंड ओवरवेल्म नहीं होगा विद द प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आया सबको? फिर हम रिएजेंट में क्या डिफरेंस है भाई, बताओ। रिएजेंट में सॉल्वेंट भी आ जाएगा जो जो कि रिएक्शन मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, या इटसेल्फ ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ये सब बिहेव करेगा। तो रिएजेंट में हमें ये एनालाइज करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, या बेस की तरह एक्ट करेगा कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, या इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कौन सा स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, कौन सा स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, कौन सा बेस है। ठीक है, फिर बेस है तो किस तरह का बेस है? नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है कि स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है कि न्यूक्लियोफिलिक बेस है? तो ये सारी एनालिसिस हमें करनी है। फिर हम ट्रांजिशन स्टेट की एनालिसिस करेंगे। ट्रांजिशन स्टेट किस किस तरह का हो सकता है? कैटायनिक टाइप का है कि न्यूट्रल है कि एनायनिक है या फ्री रेडिकल टाइप का ट्रांजिशन स्टेट है। सिमिलरली इंटरमीडिएट्स हमने कितने पढ़ रखे हैं? अगर हम कार्बन बेस्ड इंटरमीडिएट की बात करें, फिर एक हेटेरो एटम की बात करें, तो कार्बन बेस्ड में क्या क्या था हमने पढ़ा था? कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, ठीक है, फिर फ्री रेडिकल, फिर इसके बाद कार्बीन, ठीक, और हेटेरो एटम में नाइट्रीन हो गया। फिर कार्बन बेस्ड एक और था, बेंजाइन हो गया, और यलाइड हो गया। ये फ्रेमवर्क सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जस्ट रिस्पॉन्ड यस और नो। डू यू पीपल गेट इट? ये बहुत यस। एक इनोवेटिव तरीका है नेम रिएक्शन रीअरेंजमेंट करने का, ठीक है। फिर रिएजेंट्स में भी मैं एक फ्रेमवर्क दूंगा। तो अगर आप ये फ्रेमवर्क इंटरनलाइज करते हो और जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा, आप एक बड़े से चार्ट पेपर पे ये इंफॉर्मेशन पुट करते जाना, तो एट द एंड आपके पास एक पेज का एक बड़ा सा चार्ट पेपर ले लेना, ठीक है। उस पे ये कॉलम्स बना लेना जो मैंने बताया, 5 टाइप। सबस्ट्रेट क्या है, फिर रिएजेंट के अंदर बना लेना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, या कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, क्या सॉल्वेंट है, किस तरह का ट्रांजिशन स्टेट है, किस तरह का इंटरमीडिएट है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट क्या है। समझ में आ रहा है सबको? तो ये कर लेना है, ठीक है। तो अब देखो, अब सबस्ट्रेट में और एनालिसिस हमें करनी है। पहली एनालिसिस हमने क्या की कि हम स्ट्रक्चरल प्रीरिक्विसाइट कुछ में होगा कुछ में कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो वहां पे अब हम क्या देखेंगे इसके बाद? सबस्ट्रेट के अंदर हम अब ये एनालाइज करेंगे, सबस्ट्रेट के अंदर एक सब कॉलम बनाएंगे कि क्या फंक्शनल ग्रुप है, क्या फंक्शनल ग्रुप था सबस्ट्रेट के अंदर, और क्या फंक्शनल ग्रुप में चेंज हुआ वो प्रोडक्ट के अंदर। आई बात समझ? लाइक इन विटिक रिएक्शन, एक कार्बोनिल ग्रुप जो है वो किसमें चेंज होता है? एल्कीन में होता है विद द एडिशन ऑफ कार्बन। लेकिन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में एक अमाइड जो होता है वो एक अमाइन में चेंज होता है विद द लॉस ऑफ कार्बन, ठीक है। इसके बाद अगर वोल्फ किस्नर की हम बात करें तो ये बात समझो कि मैं यहां पे क्या पॉइंट बोलना चाह रहा हूं। देखो ध्यान से, जैसे अगर मैं एक कार्बोनिल ले लेता हूं, सबस्ट्रेट में हमारा कार्बोनिल है, फिर इसमें मैंने कोई रिएक्शन कराया, तो ये अगर CH2 में चेंज हो रहा है तो ये दो रिएक्शन से ये चीज हम अचीव कर सकते हैं। पहला है वोल्फ किस्नर, ठीक है। तो अगर आपने चार्ट इस तरह से बना रखा है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू एनालाइज। वोल्फ किस्नर हो गया, देन क्लेमेंसन, ठीक है। उसी तरह अगर मैं इस कार्बोनिल को
अगर मैं विटिक रिएक्शन करा दूं, क्या करा दूं, विटिक रिएक्शन, तो यहाँ पे एक एल्कीन बनेगा। यहाँ पे क्या बना, सी डबल बॉन्ड ओ, एक एल्केन बना। यहाँ पे क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। अगर मेरा सीओ जो ग्रुप है ये अगर अल्डिहाइड है, सपोज करो ये एक अल्डिहाइड है जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इसको मैं OH माइनस से ट्रीट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक बार ऑक्सीडाइज होगा और एक बार ये रिड्यूस होगा। तो ये किस तरह का रिएक्शन होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर यही मेरा अल्डिहाइड जो है, ये जो मेरा अल्डिहाइड है, ये विद अल्फा हाइड्रोजन आ जाता है, और अगर ये विद अल्फा हाइड्रोजन आ जाता है OH माइनस से, तो अब ये कैनिजारो नहीं देगा, अब ये क्या देगा, एल्डोल देगा। अब एल्डोल में क्या बनेगा, COH कार्बन कार्बोनिल, तो यानी बीटा हाइड्रोक्सी को हम क्या बोलते हैं, अल्डोल ग्रुप बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, बीटा। तो अल्डोल किसको बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप्स को। समझ में आ रहा है सबको। अब यही मेरा, अगर ये PSCHO में चेंज हो जाता है, मान लो जिसमें विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है, अब की बार मैंने OH माइनस से नहीं ट्रीट किया, अब की बार मैंने किससे ट्रीट किया, एल्कोहलिक केसियन से। तो यहां पे जो बनेगा वो बनेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बेंजोइन बोलते हैं। तो बेंजोइन अल्डोल में क्या अंतर है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, कि ये बीटा हाइड्रोक्सी होता है और ये अल्फा हाइड्रोक्सी होता है। और डिफरेंस क्या है कि विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ये भी होता है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कैनिजारो भी होता है। बट आंसर क्या होता है, रिएजेंट में अंतर होता है। यहाँ पे अल्कोहलिक केसियन लेते हैं और यहाँ पे OH माइनस लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कितना इजी हो जा रहा है याद करना। आपको कहीं ना कहीं तो याद करना पड़ेगा ना कि किसमें कौन सा रिएजेंट है, किसमें कौन सा सबस्ट्रेट है। तो उसी चीज को मैं फैसिलिटेट करने के लिए आपको एक कंपैरेटिव मोड का एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं। डू पीपल गेट इट फ्रॉम दिस एग्जांपल, कि हाउ दिस फ्रेमवर्क विल हेल्प ऑल ऑफ यू। फाइनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, किस तरह का रिएक्शन है, ठीक है, किस तरह का रिएक्शन मैकेनिज्म है। क्यों भाई, बताओ। यस सर। एप्लीकेशन समझ में आ रहा है ना। चलो, तो ये हमने समझ लिया कि फंक्शनल ग्रुप अगर मुझे पता है, तो यहां से यहां किस में चेंज हुआ, इससे हमें काफी इजीली हम इस बात को प्रोसेस कर पाएंगे कि विच नेम रिएक्शन लीड्स टू विच टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन। अब कई बार हमारे सबस्ट्रेट में क्या होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, विटिक रिएक्शन में मैं पढ़ाऊंगा भी। तो वहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री दो तरह से होगी, एक तो कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म से होगा। तो वहां पे क्या, कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म में या तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा तो कंपाउंड क्या होंगे, या तो इनैंशियोमर्स हो सकते हैं, बनेंगे, या इनैंशियोमर्स अलग तरह से बिहेव करेंगे, या फिर डायस्टेरियोमर्स होंगे, वो अलग अलग रिएक्शन देंगे, कुछ इस तरह का होगा। या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस वाला अलग देगा, ट्रांस वाला अलग देगा। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने पढ़ाया था सिस पे एंटी एडिशन तो रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, उसी तरह सिस पे सिन एडिशन अगर होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, तो मीजो कंपाउंड बनेगा। तो क्या बनेगा, मीजो कंपाउंड। इज दैट क्लियर, किस तरह से अप्लाई होगा। या अगर कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म नहीं लग रहा है कहीं पे, तो कन्फर्मेशनल लगेगा। तो अगर 6 मेंबर रिंग होगी, अगर सिक्स कार्बन रिंग होगी, तो या तो चेयर फॉर्म से रिएक्शन होगा या तो बोट फॉर्म से। ये कहां पे यूज होगा, जब हम कोप रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम कोप रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे या जब हम क्लैजन रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, क्लैजन रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, तो इन दैट केस चेयर फॉर्म बनती है। ठीक है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। फिर अगर चेयर बोट नहीं होगा, तो अगर ए साइक्लिक सिस्टम है, अगर ये क्या है 6 कार्बन की साइक्लिक सिस्टम, अगर ए साइक्लिक सिस्टम है, तो वहां पे कौन सी स्टीरियोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लग सकता है, या तो स्टैगर्ड होगा या तो इक्लिप्स होगा। बात समझ में आ रही है। तो यही डायमेंशन जो हमने जीओसी में पढ़ रखा है, इसके इतर कुछ भी नया नहीं आएगा। ठीक है, फिर आपको क्या चेक करना है, कि जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये किस तरह का रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं। क्या ये ARSN फॉलो कर रहे हैं, तो ARSN में ARSN 1 कर रहे हैं कि ARSN 2 कर रहे हैं। ठीक है, ARSN 2 का मतलब एडिशन फिर एलिमिनेशन, या दूसरा क्या हो सकता है, एलिमिनेशन एडिशन, यानी बेंजाइन, कहीं बेंजाइन मैकेनिज्म तो नहीं है, या फिर कहीं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, कहीं SN1 तो नहीं हो रहा है, कहीं SN2 तो नहीं हो रहा, SNI तो नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है सबको। फिर इसी तरह E1 तो नहीं हो रहा है, E2 नहीं हो रहा है, EI और E1 CB। सबको समझ में आ रहा है।
तो इस तरह से जो चीजें हमने अब तक पढ़ी हैं, अगर हम हर एक नेम रिएक्शन को उस नजरिए से देखेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू कोरिलेट विद द प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज दैट वी हैव सो फार फ्रॉम द GOC यूनिट as well as the reaction mechanism. And the name reaction rearrangement is nothing but it is the application of GOC and reaction mechanism. आई बात सबको समझ में? बोलो। यस सर। ठीक है, तो जो चीज जहां पे आएगी वो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको एट द एंड आपको एक चार्ट पेपर कल खरीद के रख लेना है बड़ा सा, जिसपे आप ये फ्रेमवर्क्स अप्लाई करोगे। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा आप एक एक कॉलम में बनाते जाओगे। रीअरेंजमेंट मैं अभी एक बताऊंगा कि कैसे आपको अरेंज करना है। फिर इसके बाद आओ, जब ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट आएगा तो यहाँ पे एक नई यूनिट हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। यहां से हमको एविडेंस मिलेगा कि हमारा इंटरमीडिएट कौन सा बना है, कार्बोकटायन बना है कि कार्बिन बना है कि नाइट्रिन बना है कि फ्री रेडिकल बना है। तो ये जो एविडेंस वाला ये वाला चैप्टर अभी हमने नहीं करा है, तो ये चैप्टर मैं एक मैराथन सेशन में इसको जब कवर कर दूंगा तो आप इसका एप्लीकेशन नेम रिएक्शन में भी देखोगे कि फ्राइज रीअरेंजमेंट में ये डिसाइड करना होगा मुझे कि इंट्रामालिक्यूलर मैकेनिज्म वाला सही है या इंटरमालिक्यूलर मैकेनिज्म का जो मैकेनिज्म दिया प्रपोज किया गया है वो सही है। तो जो भी डिस्प्यूट अराइज हुए हैं रिगार्डिंग द प्रपोज्ड मैकेनिज्म, वी कैन सॉल्व दोज डिस्प्यूट्स बाय स्टडिंग द एविडेंसेज। और ये एविडेंस हमें कौन देगा? ये जो टेक्निक्स है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि हम एक मैराथन क्लास में कवर करेंगे। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से क्या होगा, जो मैं आपको एक मैराथन क्लास लूंगा उसका एप्लीकेशन आप नेम रिएक्शन में करते रहोगे पैरेलली। अब आते हैं प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में भी फिर हम वही देखेंगे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरह से लग रही है। सेम चीज कि रेसमिक मिक्सचर बना है कि इनैंसियोमर बना है कि डायस्टेरियोमर बना है, ये सारी चीजें। सिस प्रोडक्ट बना है कि ट्रांस बना है। फिर हम क्या चेक करते हैं इसके अंदर? फिर हम ये देखते हैं कि स्टीरियो सेलेक्टिव है कि स्टीरियो स्पेसिफिक है। फिर हम रेजियो की बात करते हैं कि रेजियो सेलेक्टिव है या फिर रेजियो स्पेसिफिक है। क्लियर? अब मुझे बताइए, अगर मैं बात करूं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन की, हमने पढ़ाया हुआ है, तो आप मुझे बताओ कि हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में अगर मैं ये फ्रेमवर्क लगाऊं तो ये फ्रेमवर्क कैसे अप्लाई होगा सबस्ट्रेट से लेके प्रोडक्ट के लेवल पर? कैन यू पीपल अप्लाई इट? व्हाट इज हाइड्रोबोरेशन? तो अगर आप ये फ्रेमवर्क अप्लाई करना सीख गए हो तो आप 15-20 पॉइंट तो कभी भी जनरेट कर सकते हो। हाँ या ना? यस सर। हिमनीस बताओ, हाइड्रोबोरेशन मैंने एक रिएक्शन लिया, एग्जांपल यूपीएससी का फेवरेट है। अब मैंने जो फ्रेमवर्क दिया है आपको सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट का, इस फ्रेमवर्क में हाइड्रोबोरेशन को अप्लाई करिए। कैन यू डू इट? यस सर, समझ तो आ गया कैसे करना है। हाँ, तो अब बताओ कि सबस्ट्रेट में स्ट्रक्चरल फीचर कुछ रिक्वायर्ड होता है क्या? जब हम हाइड्रोबोरेशन होता क्या है? सर बेसिकली ऑक्सीडेशन है सर, एल्कीन को से अल्कोहल बन जाता है। तो यानी सबस्ट्रेट मेरा एल्कीन होगा यस सर। और जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कोहल हो सकता है। अगर अल्काइन हुआ, अल्काइन भी तो हो सकता है, तो अल्काइन से या तो अल्डिहाइड बनता है या तो कीटोन बनता है, अगर आपको याद हो तो। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, बस अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। और यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा बार बार? मार्कोनिकोव है या एंटी मार्कोनिकोव? तो हाइड्रोबोरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब याद आया? यस सर। ऑलराइट, तो अब हम सबस्ट्रेट एनालाइज करेंगे। तो एज सच कोई स्ट्रक्चरल फीचर नहीं होता है ना, एल्कीन होनी चाहिए या अल्काइन होना चाहिए, ओवरऑल एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। और वो डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए? नॉन एरोमेटिक डबल बॉन्ड होना चाहिए। बेंजीन का हो सकता है क्या? तो क्या स्ट्रक्चरल फीचर हुआ? डू यू एग्री? हम बोल सकते हैं ना, अगर मैं इस फ्रेमवर्क को इंपोज कर दूं हाइड्रोबोरेशन पे तो हमें अपने आप ये क्या करेगा, ये एक ऐसी मशीन मैंने दे दी है, ये एक ऐसी चेकलिस्ट दे दी है कि तुम अब लगाते चलो।
और तुम्हें अपने आप पॉइंट्स जनरेट होने लगेंगे। ठीक है, बताओ जल्दी से, 5 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, ठीक है? आप लोग इसको करो। मैं 5 मिनट का, 7:38 हो रहा है, 7:40 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 मिनट में आप ये रेडी करके रखो। हाइड्रोबोरेशन का जो मैंने एग्जांपल दिया, उसको आप ये 5 टीयर एनालिसिस में करके मुझे बताओ, है ना? कितने पॉइंट्स आप जनरेट कर पा रहे हो, मैं देखना चाह रहा हूं। किसी ने किया क्या? मन्नत, मन्नत, ध्रुव बताओ। सर थोड़ा किया है, सबस्ट्रेट असिमेट्रिकल अल्कीन। नहीं, मुझे पॉइंट वाइज बताते चलो, है ना, तब हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। हाँ ये मैं एक पॉइंट इसमें और ऐड कर दे रहा हूं। तो सबस्ट्रेट में स्ट्रक्चरल प्रीरिक्विसाइट नॉन एरोमेटिक डबल बॉन्ड हो जाए, ठीक है, यस इधर सर। ऑफ अल्कीन और अल्काइन। फंक्शनल ग्रुप में भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगी, ये दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। फिर अगर हम स्टीरियो की बात करें, जब रिएजेंट, जो हमारा BH3 रिएजेंट है, जब वो सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, तो वो किस तरह से अटैक यस करेगा? दो तरह से हो सकता है, सिन एडिशन हो सकता है और एंटी एडिशन हो सकता है। तो मेरा इस एग्जांपल के केस में क्या होगा? सिन एडिशन हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है? सिन एडिशन हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक डबल बॉन्ड हो जाएगा। रिएक्शन रेजियो स्पेसिफिक होता है या रेजियो सेलेक्टिव होता है? सर स्पेसिफिक। 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 और स्टीरियो स्पेसिफिक होता है या स्टीरियो सेलेक्टिव होता है? सर स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। तो अब ये सब टर्म देख के डर नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस थिंग्स इन द रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, अब अगर मेरा इस तरह का कुछ भी सबस्ट्रेट है, अगर मान लो कि कायरल सबस्ट्रेट है, तब वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगने लगेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला भी लगने लगेगा। तब वो वहां पे तुम चेक कर लेना कि एनेंशियोमर बनेगा या डायस्टेरियोमर बनेगा। ये चीज किस पे डिपेंड करेगी कि मेरा जो कायरल सबस्ट्रेट है वो किस तरह का है। समझ में आया? यानी जो हमारा डबल बॉन्ड है वो प्रो कायरल है, बट आफ्टर द एडिशन ऑफ BH3 इट जनरेट्स न्यू कायरल सेंटर। समझ में आया? बोलो, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला क्राइटेरिया लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन अगर ज्योमेट्री वाला देखें तो ये लग रहा है, सिन एडिशन लग रहा है, ठीक है। अब आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पे। बताओ किस तरह का रिएक्शन मैकेनिज्म है ये? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है।
और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट किस तरह का है? 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। हाँ या ना? क्या बनती यस है? सर। 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। और जब ये बनती है तो क्या होता है रिएक्शन? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ऑल राइट, चलो। अब हमारा इंटरमीडिएट इसमें कोई बनता है क्या? नो सर। नो सर। देयर इज नो इंटरमीडिएट, ओनली अ ट्रांजिशन स्टेट इज इन्वॉल्व। ऑल राइट, प्रोडक्ट बताओ। प्रोडक्ट हमारा एक अल्कोहल बनेगा, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्सरी अल्कोहल है, वो किस पे डिपेंड करेगा? सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। इन जनरल प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा। समझ में आ गया? तो अब देख रहे हो इससे तुम्हें कितने नंबर ऑफ पॉइंट जनरेट हो रहे हैं? डज इट वर्क और नॉट? यस सर। यस सर। है ना? एक तुमको मतलब एक तरह की मैंने चेकलिस्ट दे दी है। आप इस चेकलिस्ट में बस हर रिएक्शन को सोचो, जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, तो क्या होगा कि आपको सब कुछ आपके आंख के सामने आ जाएगा। ऑल राइट, तो इसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ नेम रिएक्शन का एक फ्रेमवर्क मैंने दे दिया है। अब इसमें कुछ भी डालते चलो, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा नेम रिएक्शन। क्योंकि अगर आपने 12 पॉइंट में से अगर 5-6 पॉइंट भी दिमाग में है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपके लिए नेम रिएक्शन रीअरेंजमेंट बिल्कुल इजी हो जाएगा। इट विल बिकम ए केक वॉक फॉर ऑल ऑफ यू। ऑल राइट, तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए अब मैंने इसमें कुछ चीजें और ऐड की हैं। लाइक रिएक्टेंट से सबस्ट्रेट तो सब करते हैं, ठीक है। कुछ जगहों पे व्हाट यूपीएससी हैव डन कि यहां से यहां तो पूछता ही, सब लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जहां पे हमें रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस भी अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, इन स्पेशली इन दीज 2 यूनिट्स। तो हमें प्रोडक्ट से रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस क्या होती है? हम जो प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से नहीं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पाना। तो कौन कौन से ऐसे रिएक्शन है जहां पे हमें रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस प्रॉपर आनी चाहिए? पहला तो विटिक रिएक्शन है, दूसरा रॉबिन्सन एनुलेशन है, इसके बाद हेट्रोसाइक्लिक के अंदर कुमेरीन का फॉर्मेशन है, इसके बाद क्विनोलिन का फॉर्मेशन है, फिर आइसोक्विनोलिन का फॉर्मेशन है, फिर इंडोल का। तो इन रिएक्शंस पे हम इसका भी ध्यान देंगे कि कैसे की रेट्रोसिंथेसिस की जाती है। फिर कभी कभी एल्डोल में भी पूछता है, और अल्डोल, कैनिजारो, जहां जहां पॉसिबल होगा मैं हर जगह रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस भी आपको करवा दूंगा, या आपको कुछ टेक्निक्स सिखा दूंगा। इतना क्लियर हुआ? तो इसका डायरेक्ट डायरेक्ट और क्या एप्लीकेशन हो जाता है रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस का? कभी कभी तुम लोगों को बोलेगा, कन्वर्जन प्रॉब्लम दे देगा कि बताओ इसको इससे कैसे बनाएंगे, ठीक है, वहां पे हो जाएगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड की सिंथेसिस जब करनी होती है, तो वहां पे जैसे कुमेरिन क्या, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसी तरह एस्पिरिन है, सैलॉल है, ऑल दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन सब चीजों में हम सिंथेटिक यूटिलिटी जो करते हैं, वो हमें अगर रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस अच्छे से कमांड है तो वी कैन डू इट। तो एक पर्सपेक्टिव फॉरवर्ड रिएक्शन का हो गया, जहां पे हमने ये 5 स्टेप फ्रेमवर्क देख लिया, और एक रिवर्स गियर में रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करनी है। सारे का नहीं करना है, ठीक है, पूरे सिलेबस का नहीं करना है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने हाईलाइट करके आपको यहाँ पे दे दिया है। इज दैट क्लियर? यस सर। ऑलराइट, चलो। तो अब देखते हैं कैसे अब हमें कंपेयर और कंट्रास्ट करना है। तो ये फ्रेमवर्क मैंने आपको दे दिया है, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है इसी सीक्वेंस में आपको भी करना है। तो पहले अल्डोल पढ़ेंगे, फिर बेंजोइन पढ़ेंगे, फिर कैनिजारो करेंगे, फिर इन तीनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। फिर इन तीनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक। इसके बाद बेयर विल्जर ऑक्सीडेशन जो है एक रीअरेंजमेंट का पार्ट है, फिर क्लैजेन है, डिकमैन है, फिर इनको एक साथ कर लेंगे, ठीक है। अब पर्किन नोवेनजल रिफॉर्मेट्स की मैनेज, इसको एक साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करना है? तो जो इसके ऊपर है, सबसे ऊपर, यहां पे हमको एक बड़े से चार्ट पेपर पे एक कॉलम बनाना है।
तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अगर आप यहाँ पे अगर आप लिखते हो सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट के अंदर 5-6 पॉइंट जो जो मैंने बताए कि क्या स्ट्रक्चरल प्रीरिक्विसाइट है, बस एक पॉइंट लिख दो। क्या फंक्शनल ग्रुप है उसका, ठीक है, क्या उसमें कोई स्टीरियो फीचर है, कायरल सेंटर तो नहीं है, ये सब चीजें लिखनी है। बात समझ में आ रही है ना। फिर रिएजेंट में देखना है कि हमारा रिएजेंट कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, या बेस की तरह बिहेव कर रहा है, या लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, या लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है। फिर हमें ट्रांजिशन स्टेट देखना है, फिर हमें इंटरमीडिएट देखना है। ठीक है। फिर इसके बाद इन इन सब के भी पहले हमें मैकेनिज्म देखना है। क्या देखना है? ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, किस तरह का मैकेनिज्म है, एडिशन है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, किस तरह का है। फिर इसके बाद हमें प्रोडक्ट के बारे में देखना है। प्रोडक्ट में भी क्या देखना है कि दो चीजें देखनी है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, फिर हमें देखना है कि रेजियो पर्सपेक्टिव क्या है, रेजियो सेलेक्टिव है, स्पेसिफिक है, फिर स्टीरियो पर्सपेक्टिव क्या है। यहाँ पे भी स्टीरियो जहां पे हम देख रहे हैं, इसके बगल में हमें रेजियो पर्सपेक्टिव भी सबस्ट्रेट में चेक कर लेना है। ये बेसिकली रेजियो तो फाइनल प्रोडक्ट में ही आएगा कि हमारा जो फाइनल आउटकम आया वो क्या आया, रेजियो स्पेसिफिक है, रेजियो सेलेक्टिव है, स्टीरियो सेलेक्टिव है, या स्टीरियो स्पेसिफिक है। ये फ्रेमवर्क सबको समझ में आ रहा है? अब जो जो मैं करवाऊंगा आपको इसमें प्लॉट करते चलना है। तो एक चार्ट पेपर आप लोग अच्छे से कर लो, ये एक बार में ही आपका पूरा कवर हो जाएगा। और जो मैं नोट्स दूंगा ये तो सेपरेट नोट्स रहेगा, और जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं ये आपको खुद से करना है। सबस्ट्रेट लेवल पे इतनी चीजें एनालाइज करनी है, रिएजेंट लेवल पे इतनी चीजें एनालाइज करनी है, रिएक्शन मैकेनिज्म में ये एनालाइज करना है, फिर ये करना है। इसके बाद एक कॉलम इसमें हम और बना लेंगे यहाँ पे कि कौन सी टेक्निक हम यूज करेंगे स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म समझने के लिए। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की कौन सी टेक्निक हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि अपना ट्रांजिशन स्टेट हम आइडेंटिफाई कर पाए, हम अपना इंटरमीडिएट आइडेंटिफाई कर पाए। इससे हम कई चीजें कर पाते हैं। कौन सा इंटरमीडिएट है, किस तरह का ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, लाइक ये डिबेट सॉल्व कर पाए कि इंट्रामॉलिक्यूलर मैकेनिज्म फॉलो होगा या इंटरमॉलिक्यूलर होगा। समझ में आ रहा है? ये डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट। ये सब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये फ्रेमवर्क सबको समझ में आया? व्हाट इज दिस फ्रेमवर्क इज ऑल अबाउट? यस यस सर। ठीक है। सबस्ट्रेट के अंदर कितनी चीजें रखनी है, कौन सा डायमेंशन रखना है, कैसे एनालाइज करना है, फिर हमें रिएजेंट में क्या क्या डायमेंशन रखना है, कैसे एनालाइज करना है, फिर हमें ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म और स्टडी ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये डिसाइड करना है कि इंट्रामॉलिक्यूलर होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर होगा, क्रॉसओवर लगेगा या इंटरमीडिएट ट्रैपिंग लगेगा, कौन सा, मतलब इसमें 6-7 टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। वो मैं पढ़ा दूंगा मैराथन सेशन में। फिर उसी चीज को हमें अप्लाई भी करना है। तो इससे क्या होगा, जो पुरानी यूनिट्स हमने पढ़ रखी हैं वो भी साथ ही साथ रिवाइज होती चलेंगी। और जो ये स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये दो चीजें हेल्प करेगा। एक तो बताएगा कि किस तरह का मैकेनिज्म है, इंट्रा है या इंटर, और दूसरा ये बताएगा कि इंटरमीडिएट कौन सा है, बेंजाइन है कि कार्बिन है कि नाइट्रीन है, फ्री रेडिकल है, ये सब कर लेंगे। कार्बोकैटायन को कैसे ट्रैप करते हैं, कार्बन आयन को ट्रैप करने की क्या टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। फिर लेटर ऑन हम प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे कि प्रोडक्ट में किस तरह का रेजियो स्पेसिफिसिटी है, कि रेजियो सेलेक्टिविटी है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी है या सेलेक्टिविटी है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, सबस्ट्रेट में क्या था और हमारे प्रोडक्ट में क्या था। तो इस तरह से अगर हम, और इसी सीक्वेंस में, ये जो मैंने सीक्वेंस दिया है ये मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं लिखा है, ये मैं कौन सा रिएक्शन किसके साथ कोरिलेटेड है उसके हिसाब से मैंने अरेंज किया है। तो ये हो गया टाइप 1। ध्यान से देखोगे अगर तो मैंने यहाँ टाइप 1 लिखा है। टाइप 1 का मतलब नॉन हिट्रोसाइक्लिक वाले हैं ये।
फिर इसके बाद टाइप 2 है, केस 2 है, कार्बोनिल बेस वाले एक साथ करना है आपको कंपेयर। तो विटिग को वोल्फ किस्नर के साथ और क्लेमेंसन के साथ करना है। फिर केस 3 में है हेट्रोसाइक्लिक, यानी स्क्राउ, विस्लर नेपेरिस्की और फिशर इंडॉल को एक साथ कंपेयर करना है। फिर लास्ट में आता है एरोमेटिक वाला। एरोमेटिक में सैंडमेयर रिएक्शन, रिमर-टिमन रिएक्शन और फ्राइज रीअरेंजमेंट एक साथ करना है। ये सबको फ्रेमवर्क समझ में आया या नहीं आया, बता दो बस। ये चार, मैंने क्या किया, पूरे सिलेबस को 4 टाइप से कंपेयर कर लिया है। अब मुझे याद करना बहुत इजी हो जाएगा। डू यू पीपल एग्री? अगर मैं एक बड़े टास्क को माइक्रो टास्क में तोड़ दूं तो इट विल बी वेरी इजी टू कॉम्प्रिहेंड। ठीक है, मैंने इसको बहुत साइंटिफिकली डिजाइन किया है, ठीक है, इस लेक्चर को, और जानबूझ के इसको डिले करके हम पढ़ा रहे हैं सो दैट मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम हम कर पाए, कम टाइम में ज्यादा चीजें कर पाए। इसको मैं चाहूं तो 1 महीने पढ़ा सकता हूं नेम रिएक्शन को, और मैं इसको चाहूं तो मैं 1 दिन में 1 या 2 कराऊं, आराम से कराऊं। और आप इसको क्या करो, साथ ही साथ इसको इस तरह से चार्ट पेपर पे प्लॉट करते चलना, तो आपका एक 1 एंड फाइनल नोट्स बन जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। विटिग, विटिग में अप्लाई करो। हिमनिस, तुमने मेंस दिया है ना इस बार, बताओ मुझे विटिग, विटिग रिएक्शन में ये फ्रेमवर्क कैसे अप्लाई होगा? हिमनिस हो या गए? हिमनिस नहीं है क्या? सर है ना, है शायद। हिमनिस, एम आई ऑडिबल? चलो मे बी। तो अब इसके बाद देखो क्या करना है। मैं क्या करूंगा, आपको इंटरकनेक्शंस दिखाऊंगा भी, ठीक है, और आपको भी अपने लेवल पे, और जैसे मैंने 6-7 दिखा दूंगा मैं। इसके बाद आपको भी कुछ कुछ करना है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मैं सबस्ट्रेट एनालाइज करूं तो सबसे पहले मैं सबस्ट्रेट में अल्फा हाइड्रोजन एनालाइज करूंगा, ठीक। फिर मैं रिएजेंट एनालाइज करूं कि रिएजेंट में केसीएन है या NaOH है। फिर NaOH में मैं एनालाइज करूंगा कि कॉन्क है या डाइल्यूट है। फिर अगर अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर NaOH का भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो क्या होगा, एल्डोल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एल्डोल हो जाएगा। उसी तरह अगर नहीं है, ठीक है, नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, और हमारा डाइल्यूट या कॉन्क में से मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट इस तरह से कॉम्बिनेशन में बैठाते हैं, तो क्या हो जाएगा, कैनिजारो है। लेकिन अगर इसका कॉम्बिनेशन इससे नहीं मिला और तुम्हारा अपसेंट है, क्या, अल्फा हाइड्रोजन अपसेंट है और रिएजेंट में केसीएन है, तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, बेंजोइन। तो जो मेरा ABC रिएक्शन है, एल्डोल, बेंजोइन और कैनिजारो, इसको हम इस फ्रेमवर्क में एनालाइज कर सकते हैं। ये ट्रिक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई? यस सर। ठीक है, तो इट बिकम्स वेरी इजी। तो ABC को कंपैरिजन हम इजीली कर लेंगे, ठीक है। फिर अल्डोल किसको बोलते हैं, अल्डोल बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी को। इसके कंपैरिजन में ये बीटा है और ये क्या है, अल्फा, अल्फा हाइड्रोक्सी है तो उसको बेंजोइन बोलेंगे, और अगर बीटा हाइड्रोक्सी है तो बीटा वाले को अल्डोल बोलेंगे, अल्फा वाले को बेंजोइन बोलेंगे। सबको समझ में आ रहा है ये? तो देखो 3 नेम रिएक्शन का एक मोटा मोटा एक फ्रेमवर्क तुम्हारे दिमाग में बन गया, तो इट बिकम्स वेरी इजी। अब देखो दूसरा इंटरकनेक्शन हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डाई एस्टर कौन सा है, ए साइक्लिक डाइएस्टर है या साइक्लिक डाइएस्टर है। तो अगर 1,5 या 1,4 डाइएस्टर है तो वहां पे हम देखेंगे कि डिकमैन कंडेंसेशन होगा। क्या होगा, डिकमैन कंडेंसेशन, ठीक है। और अगर डिकमैन कंडेंसेशन तभी होगा, इसके लिए एक कंडीशन है कि जब हमारी जो रिंग है वो या तो 5 मेंबर्ड बने, 6 मेंबर्ड बने और कभी कभी 7 बने। लेकिन अगर ये 3 या 5 मेंबर्ड है, 3 मेंबर्ड बन रही है या 4 मेंबर्ड बन रहा है, तो डिकमैन नहीं होके वहां पे क्या होगा, क्लेजन होगा। तो ये 2023 या 22 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो क्लेजन होने लगेगा, डिकमैन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 और 4 मेंबर्ड रिएक्शन क्या होती हैं, बहुत ज्यादा रिंग स्ट्रेन लाती हैं। तो यहाँ पे क्लेजन होगा। क्लेजन होने का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, डिकमैन होने का मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होना। समझ में आ रहा है ये? तो जब भी हम डायस्टर लेंगे तो वहां पे ये कंसेप्ट बताते चलेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कि क्लेजन कंडेंसेशन और क्लेजन रीअरेंजमेंट 2 अलग चीजें होती हैं, ठीक है। उसी तरह
कोप रीअरेंजमेंट और कोप एलिमिनेशन ये दो अलग चीजें होती हैं, ये हम साथ ही साथ कंपेयर भी करते चलेंगे। तो जो भी पूरे सिलेबस का 360 डिग्री व्यू है वो इस हम ड्यूरिंग दिस नेम रिएक्शन हम कवर करेंगे। तो बहुत इजी हो जाएगा कब कौन सी चीजें लगेंगी और कब नहीं लगेंगी, क्या लॉजिक है, क्या उसके पीछे बेसिक रीजनिंग है, वो सब हम बताते हुए चलेंगे। इतना क्लियर है? फिर कौन सा यहाँ पे मैकेनिज्म लग रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पहले हो रहा है फिर एलिमिनेशन हो रहा है, तो यानी ओवरऑल यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन लग रहा है। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, पहले एडिशन होता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, फिर एलिमिनेशन होगा, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर कोप एलिमिनेशन और चुगेव एलिमिनेशन को रिवाइज करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो हुआ, यहाँ पे ईआई एलिमिनेशन मैकेनिज्म फॉलो हुआ, जो कि सिन पेरिप्लेनर इस स्टीरियोकेमिस्ट्री से होता है और पायरोलिटिक कंडीशन में होगा। कोप रीअरेंजमेंट और क्लेजन रीअरेंजमेंट ये किस तरह के एग्जांपल्स हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? तो मैं उसी समय बताते हुए चलूंगा, ये इंटरकनेक्शन हमें यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप ये चीज करते हुए चलोगे, और ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद आता है, ठीक है, ओवरनाइट नहीं आएगा, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको पूरा इस यूनिट में झोंक दूंगा। ठीक है, तो इट बिकम्स वेरी इजी। तो ये हमारे इंटरकनेक्शंस है, कहाँ पे हमें कंपेयर करना है। तो इंटरकनेक्शंस डेवलप करने के लिए हमें ढेर सारे रिएक्शंस को एक दूसरे से कंपेयर करना होगा। ठीक है, फिर वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो एनालाइज करते हैं, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये मेरा रिएजेंट है। ठीक है, अब अगर मेरा रिएजेंट फेनॉल है और वहां पे मैंने रिएजेंट, फिर हमने सॉरी, जो मेरा सबस्ट्रेट है वो क्या है, फेनॉल है, और हमारा रिएजेंट अल्कोहलिक KOH और CaCl3 है। तो जो रिएक्शन यहाँ पे होगा वो कहेंगे रीमर-टीमन रिएक्शन। लेकिन अगर मैंने इस OH की जगह इस OH को रिप्लेस करके NH2 लगा दिया और अपना रिएजेंट सेम रखा, तो यहाँ पे रिएक्शन जो हो जाएगा क्या कहलाएगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बेलामाइन रिएक्शन। थोड़ा सा चेंज मैंने बस किया। अब मैं इस रिएक्शन को क्या करूं, NaNO2 और कॉन्क HCl से ट्रीट कर दूं, तो NH2 किस में चेंज हो जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के अंदर चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, अब जैसे ये चेंज होगा, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होने लगेगा, सैंडमेयर रिएक्शन होने लगेगा। अब इसी फेनॉल के अंदर, अगर इस फेनॉल के अंदर मैं CH3COCl और AlCl3 से ट्रीट कर दूं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एक हमारे एस्टर में चेंज हो जाएगा। ये क्या है, एक एस्टर है, और इसको अगर मैं ट्रीट कर दूं AlCl3 के साथ, तो यहाँ पे आर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो देख रहे हो, 4 रिएक्शन को हमने कंपेयर कर लिया, और 3 रिएजेंट्स को, यानी 3 रिएजेंट लिया और 4 अलग अलग सबस्ट्रेट ले लिया, तो हमारे रिएक्शंस कंपेयर हो गए। और हमने एक साथ 4 रिएक्शंस को जब कंपेयर करते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीजें बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बनती हैं। ये इंटरकनेक्शंस कैन यू आइडेंटिफाई? अभी मैं बहुत तेजी से बता रहा हूं, बस मैं एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं कि कैसे पढ़ना चाहिए। ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए क्या बेस्ट तरीका होता है, वो ये तरीका है, चीजों को कंपेयर करना। डू पीपल गेट इट? यस सर। चलो, हिमनिस। यस सर। तो अभी ये तुम्हें कुछ तरीका अच्छा लग रहा है, या कुछ तुम कैसे करते थे नेम रिएक्शंस को, लिनियरली सर करते थे या हाँ मल्टी डायमेंशनली करते थे? सर, यही प्रॉब्लम थी सर, मैंने इसे मल्टी डायमेंशनल नहीं करा सर। इससे मतलब सर, एक लास्ट में याद जब मतलब करना रहता है एग्जाम से जस्ट पहले से, कंफ्यूजन होता वहाँ है, अगर लिनियरली वहाँ करोगे प्रॉब्लम तो होती है। कंफ्यूजन वहाँ होता है। प्रॉब्लम होती है। यस सर। सर वही हुआ था आपके। तो ये प्रॉब्लम तुम्हारी यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। जी सर। ये सर। ठीक है, तो मैंने कंपेयर किया है। अब जैसे कार्बोनिल को मुझे अगर इसमें चेंज करना है, कार्बोनिल हमारे पास मिल गया, अब CH2 चेंज करना, तो बात ये आती है, क्वेश्चन ये उठता है, तो 2 रिएक्शन हमें क्यों पढ़ना है, एक बार जिंक HCl के साथ, फिर एक बार हम बेसिक मीडियम में, इसको हम बेसिक मीडियम में पढ़ रहे हैं, इसको हम एसिडिक मीडियम में पढ़ रहे हैं। वाई, कब हमें, फिर यहाँ पे लॉजिकल उठता है कि कब हमें क्लेजन से कराना है, कब हमें वोल्फ-किस्लर से कराना है। तो कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट इसका होगा, कुछ नेगेटिव पॉइंट इसका होगा जो कि इसका पॉजिटिव होगा, कुछ इसका नेगेटिव होगा जो इसका पॉजिटिव होगा। तो यानी हमें चूज करना होगा ना इन दोनों में से।
तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल फीचर मैटर करता है, ये डिस्टिंग्विश करता है कि कौन सा रिएक्शन पाथवे हमें लेना चाहिए। अगर मेरा कार्बोनिल ग्रुप के अलावा उस सबस्ट्रेट के अंदर कोई भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, लाइक OH या NH2 है, मान लो मुझे ये रिएक्शन कराना है, ठीक है, और मेरा यहाँ पे एक OH ग्रुप है, अब मुझे कराना है केवल इसका रिडक्शन। तो बताओ कौन सा मैं पाथ लूंगा, क्लेमेंसन लूंगा या वोल्फ किस्नर लूंगा, और क्यों लूंगा? एनीबडी? मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये बनाना है, मतलब ये मेरा रिड्यूस हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या दिख रहा है, ध्यान से देखें अगर, तो इस सबस्ट्रेट के अंदर एक OH ग्रुप है, और जैसे ही मैं अगर क्लेमेंसन रिएक्शन लूंगा तो HCl क्या है, H+ देगा, क्या देगा, H+ देगा। और जिंक क्या है, ये भी एक लुईस एसिड है, जिंक 2+ है। तो ये H+ क्या करेगा, यहां पर रिएक्शन करके इसको डिहाइड्रेट करने लगेगा। समझ में आ रही है बात? और ये हाइड्रोजन एच डी खाई, तो रिएक्शन ये ना होके क्या होने लगेगा, रिएक्शन ये होने लगेगा। आई बात समझ? तो इसलिए यहां पे क्लेमेंसन नहीं होगा, यहां पे क्या लेंगे हम, वोल्फ किस्नर लेंगे। सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कब हम वोल्फ किस्नर लेंगे, कब हम क्लेमेंसन लेंगे, क्या उसका सिंथेटिक एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर मेरे कार्बोनिल ग्रुप में बेस सेंसिटिव ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो वहां पे हम क्लेमेंसन लेंगे। और जब अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स लगे हैं तो वोल्फ किस्नर लेंगे, क्लेमेंसन नहीं लेंगे। इज इट क्लियर? यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछ रखा है, बट अगर आप इसको अपने मेन नोट्स में इसको अप्लाई कर लोगे तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू टैकल दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, उसको अप्लाई भी करना है। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? क्लेमेंसन क्यों कब लेना है, कब वोल्फ किस्नर लेना है? यस सर। ठीक है। अब क्लासिकल जो प्रॉब्लम आती है बच्चा जहां पे हमेशा कंफ्यूज होता है, वॉन रिस्टर रिएक्शन होगा या ArSN2 होगा, ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फिर एक क्लासिकल डायलेमा आता है जब हम एग्जाम में रहते हैं, स्टीवेंस रिएक्शन कराऊं, तो ये इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे कुछ अलग होगा और लो सोमलेट हाउजर अलग टेम्परेचर पे होगा। ठीक है। उसी तरह फ्राइज है, फ्राइज में मेजर प्रोडक्ट आर्थो बनेगा या पैरा, ये भी क्या होता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो आर्थो पैरा रेशियो में मैं ये पढ़ाऊंगा। फिर कई बार एप्लीकेशन हो जाता है। एप्लीकेशन कैसे होता है कि बेकमैन रिएक्शन कैसे यूज होता है नाइलॉन 6 के प्रिपरेशन में, उसी तरह हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कैसे अप्लाई होता है नाइलॉन 6 के प्रिपरेशन में, नाइलॉन 6,6 के प्रिपरेशन में। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, पॉलीमर चैप्टर पे कैसे अप्लाई होता है पॉलीमर, और ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, और नेम रिएक्शन और रीअरेंजमेंट को कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा, और इनके बीच में क्या लिंक स्टैब्लिश हो जाएगा। तो हमारे पे जो टफ सवाल आते हैं यूपीएससी में, वो सारे क्वेश्चंस यहां से सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। डू यू पीपल गॉट इट? कैन यू गिव मी अ रूट जहां पे हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से नाइलॉन 6 में हेल्प कर सकते हैं? ऐसे कौन से सबस्ट्रेट हम लें जहां से हमको हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का एप्लीकेशन हो जाए नाइलॉन 6 बनाने में? कोई बताएगा? ध्रुव, हिमनीश, मन्नत, कोई भी बताओ। हाउ विल यू यूज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन टू सिंथेसाइज नाइलॉन 6? बोलो, हाँ या ना कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? बोलो भाई जल्दी, है बोलो, हाँ या ना। आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज आ रही है। सर आवाज तो आ रही है सर, हो जाना चाहिए भी एकदम से थोड़ा। अच्छा, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आवाज, बस आवाज नहीं, क्वेश्चन नहीं हाँ आ रहा है। ओके आंसर जी नहीं आ रहा जी सर। सर। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए बस मैं पूछ रहा हूँ, तुम लोग को डिमोरलाइज करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। डू नॉट पैनिक। देखो, अब मेरे पास अगर मुझे क्या बनाना है, नाइलॉन 6 तो यानी 6 कार्बन, 6 का मतलब क्या हुआ, मेरे को 6 कार्बन चाहिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करा दूं तो क्या कैसे कराना होगा, NaOBr ले लूं, या कई बार हमको HOBr लेना होता है, या हम एक और रिएजेंट लेते हैं NaOH प्लस Br2। ये 3 तरह से हम इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएजेंट। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, जो मेरा ये CO ग्रुप है ये लॉस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NH2 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया, हेक्सा मेथिलीन 1,6 डाइएमाइन, 1,6 डाइएमाइन। इज इट क्लियर, ये हो गया। अब हम क्या करें, इसको एडिपिक एसिड से ट्रीट कर दें। एडिपिक एसिड क्या होता है, ये भी 6 कार्बन वाला होगा। तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या हो जाएगा CH2 4 हो जाएगा, और ये C डबल OH। तो क्या बन जाएगा, 6 कार्बन यहां हो गया और 6 कार्बन यहां हो गया। तो क्या बन जाएगा, ये कंडेंसेशन करेंगे नाइलॉन 6,6। क्लियर हुआ। बोलो भाई। यस सर। पॉलीमर में भी देखो हम लोग अप्लाई कर लेंगे इसको। सिमिलरली हम अगर कैप्रोलैक्टम बना लें, कैप्रोलैक्टम कैसे बनता है, 7 मेंबर्ड रिंग होती है। लैक्टम का मतलब साइक्लिक एमाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक एमाइड। इसको अगर हम H+ से ट्रीट कर देंगे तो ये किस में जाएगा, बेकमैन रीअरेंजमेंट में जाएगा। क्या करेगा, बेकमैन रीअरेंजमेंट में जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 का मतलब केवल ये क्या होगा, ये होगा होमोपॉलीमर, केवल एक तरह का मोनोमर होगा। और ये क्या होगा, कोपॉलीमर, यानी एक से ज्यादा टाइप्स के इसके मोनोमर है। एक तो मोनोमर 1 ये हो जाएगा और मोनोमर 2 ये हो जाएगा। यहाँ पे ये केवल एक टाइप का मोनोमर है, इसलिए क्या कहलाएगा, होमोपॉलीमर। ये 2 टाइप का है तो इसको क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड का एप्लीकेशन है, यहाँ पे बेकमैन का है, ठीक है। इसको यूपीएससी ने कैसे पूछा हुआ है, आपको सबसे पहले क्या ले लिया है, ये साइक्लोहेक्सेनॉल ले लिया है, फिर इसको क्या कर दिया है, MnO2 से ट्रीट कर दिया है, तो क्या बन गया है, साइक्लोहेक्सेनोन ले लिए बन गया है। फिर इसको हाइड्रोक्साइल एमाइन से ट्रीट कर दिया है, तो ये किस में चेंज हो गया है, डबल बॉन्ड NOH यानी ऑक्साइम में चेंज कर दिया है। फिर ये ऑक्साइम को H+ से ट्रीट किया है तो ये कैप्रोलैक्टम में चेंज हो गया है। फिर इसको हीट कर दिया है तो ये नाइलॉन 6 में पॉलीमराइज हो गया है। आया समझ। बस मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं और एक सिग्निफिकेंट पर्सपेक्टिव डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे हम पूरे सिलेबस को होलिस्टिकली 360 डिग्री इस चैप्टर में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे GOC भी अप्लाई होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म भी अप्लाई होगा, पॉलीमर भी होगा, रिएजेंट भी होगा। तो नेम रिएक्शन रीअरेंजमेंट इज ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बस अगर आप इसको मल्टी डायमेंशनली पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, या जिसको नहीं आता है उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इतना डिटेल में रिएक्शन मैकेनिज्म कर रखा है कि हमारे लिए नेम रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, पेरिसाइक्लिक सब बच्चों वाला चैप्टर है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इतना ज्यादा एप्लीकेशन है नेम रिएक्शन का कि पूछो मत, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे आ गए। अब मैंने कुछ ऐसे भी नेम रिएक्शन सॉर्ट आउट किए हैं जहां पे मैकेनिज्म रियली टफ है, यानी इसको मल्टीपल टाइम्स अगर हम रिवाइज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। वो मैंने पहले से ही सॉर्ट आउट करके दे दिया है। तो ये आपको अपने रिवीजन शेड्यूल में, जो डेली आपको रिवीजन करना होता है प्री मेंस के बीच में, वहां पे इन 4-5 को ज्यादा प्रैक्टिस करिए। वो कौन कौन से हैं, पहला तो है स्टॉबे, ठीक है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा टफ होता है। एसाइलोइन का और टफ होता है, ठीक है। फिर वॉन रिस्टर रिएक्शन टफ होता है थोड़ा सा। स्क्राउप में प्रॉब्लम रेट्रोसिंथेसिस वाली बार बार भूलता है आदमी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे ले। फिर बिस्लन एप्रेल्सकी भूलता है आदमी, और फिशर इंडॉल भूलता है, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद स्टीवेंस में आदमी फंसेगा, सोमलेट हाउजर में फंसता है, फेवोस्की में जो क्वाजी फेवोस्की होती है उसमें फंसता है आदमी। फेवोस्की में क्वाजी फेवोस्की जो होता है, इनके टाइप्स भी मैं करवाऊंगा इंडिविजुअली। फिर सेमीपिनाकोल में फंसेगा जहां पे चेयर फॉर्म आएगा, जहां पे चेयर बेस्ड क्वेश्चन आता है। क्लेडन में एक क्वेश्चन है, वो सवाल कभी भी पूछ सकता है, चेयर बेस्ड क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है। उसमें इस तरह का हम लेते हैं, एक बार NH2 हम एक्सियल पे लेंगे, एक बार OH पे लेंगे, और इसके अलग अलग
डायस्टीरियोमर लेके उसको डायोजेटाइज करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे में क्या करते हैं, इसको NH2 को ऐसे ले लेंगे और इसको भी OH ले लेंगे, ठीक है। तो 2 ट्रांस हो जाते हैं, 2 सिस हो जाते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन में करवाऊंगा। तो पहले से मैं आपको फिगर आउट करके दे दे रहा हूं। However, this list is not exhaustive. आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करते रहोगे। लेकिन मैंने एक इस पूरे लेक्चर में ये क्रिएट करने की कोशिश की है कि पूरा नेम रिएक्शन रीअरेंजमेंट का बिग पिक्चर क्या है, कहाँ कहाँ पे इंटरकनेक्शंस हैं, कौन कौन सी चीजें ज्यादा टफ हैं, जहां पे हमें रिवीजन ज्यादा करना है। अच्छा, इसी तरह का स्ट्रेटजी आप जीएस में भी बनाइए। पूरे सिलेबस लेके बैठा करो, GS3 GS2 कोई भी हो, फिर वहां से आइडेंटिफाई किया करो कि क्या तुम्हारा वीक है। तो जितना ज्यादा पर्सनलाइज्ड होगा ना तुम्हारा, ये तो मेरे अपने हिसाब से बनाया, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं क्या चीज में भूलता था। इसी तरह आप लोग अपना पर्सनलाइज बनाया करो, ठीक है। फिर उसको क्या किया करो, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर करके जितना पर्सनलाइज आप अपने वीक पॉइंट्स को जनरेट करोगे, उतना ज्यादा इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रेटजी आपकी होगी और उतना बढ़िया आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सेशन हमारा यही खत्म होता है। ओवरऑल आपको ये सेशन समझ में आया या नहीं आया, आप अपना यहाँ पे फीडबैक दे दो, उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे। What is the utility of this framework? How we interconnect? What are the tough areas जहां पे हमें ज्यादा फोकस करना है, कहाँ पे हमें ज्यादा कंपैरिजंस करने हैं, कितने कंपैरिजंस करने हैं, वो सब कुछ मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है आप लोगों के लिए। अपनी कोई मन की बात हो तो यू पीपल कैन डिस्कस। आई एम जस्ट टर्निंग ऑफ द रिकॉर्डिंग, यू पीपल कैन डिस्कस।